चलो शुरू करें सर, अब आ रहा है साउंड? ठीक है, इधर ध्यान देंगे आप सभी अच्छे से। कल हम लोग क्या किए थे? तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे क्या, भैरम देव को पढ़ना, हाँ कि ना? और भैरम देव को पढ़ते पढ़ते हम लोग दो विद्रोह, हमने क्या समझा था पहले, उनके काल में 3 तो जनजाति विद्रोह थे और एक उनकी पत्नी ने ही विद्रोह कर दिया था, रानी चोरिस, ठीक है कि नहीं है? तो जनजाति विद्रोह कौन कौन से थे? तो पहला जो जनजाति विद्रोह था उसका नाम क्या था? लिंगागिरी। लिंगागिरी के बाद अगला जो था वो क्या था? कोई विद्रोह, नागुल दोरला, फोतेकेल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद आज 2 विद्रोह बचे हैं भैरम देव के शासनकाल के। पहला कौन सा विद्रोह है? तो पहला है मुड़िया और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? रानी चोरिस का विद्रोह, ठीक है कि नहीं है? तो हेडिंग डाल दें, कौन सा विद्रोह देख रहे हैं? मुड़िया विद्रोह। समझ गए कि नहीं समझ गए? वर्ष क्या बताया था इसका, याद आ रहा है? 76 76, ठीक है कि नहीं है? ठीक। इसका स्थान, स्थान क्या था इसका? बस्तर। क्या स्थान था भैया? लोकेशन बस्तर। तो मुड़िया विद्रोह लोकेशन क्या था इसका? बस्तर था, ठीक है भाई। इस समय शासक, रूलर कौन था? कौन से देव? भैरम देव, ठीक बात है। 1891 तक शासनकाल था ना भैरम देव का, ध्यान है कि नहीं है? इसके बाद नेतृत्वकर्ता, किसका नेतृत्व था इसमें? नेतृत्व था झाड़ा सिरहा का, क्लियर है कि नहीं है? ठीक बात। इसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या था? आम वृक्ष की टहनी। आम वृक्ष की टहनी क्या था इसका? प्रतीक चिन्ह था। किसका? इस विद्रोह का, जिसका नाम क्या था? मुड़िया विद्रोह। समझे नहीं समझे? अब आगे बताऊं तो नेक्स्ट आप क्या ध्यान रखोगे? कारण, ठीक है। तो सबसे पहला कारण, एक नई भू राजस्व व्यवस्था लाते हैं। कौन? ब्रिटिश। कहाँ के लिए? बस्तर के लिए। और ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी ये लोगों को खासी पसंद नहीं आती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक कारण। दूसरा कारण, दीवान गोपीनाथ कपटदार। इसके नाम में कपट है, नहीं है? तो दीवान गोपीनाथ कपटदार, ये जो व्यक्ति था ये महाधूर्त, ये कैसा था? महाधूर्त आदमी एकदम। समझ में आया? तो लोग इससे खासे परेशान रहते थे क्योंकि ये क्या करता था? उनके ऊपर अत्याचार। समझ में आया कि नहीं आया? महाअत्याचारी आदमी। मुंशी इसका दोस्त था, उसका नाम क्या था? आदित्य प्रसाद। तो मुंशी और दीवान मिलके वहां पर आतंक मचा दिए थे। समझ में आया? ये दीवान था, इसके अंतर्गत राजस्व मामले आते थे तो वहां लोगों को राहत नहीं मिलती थी, और जो इसके साथ नाटक करे तो मुंशी के अंतर्गत फौजदारी मामला आता था, क्रिमिनल, उसमें फंसा के केस में जबरदस्ती सजा दिलवा देता था। समझ में आया? इस प्रकार का आदमी था, मतलब ये बड़ा ही अत्याचारी व्यक्ति था। क्या नाम था? दीवान गोपीनाथ कपटदार, ठीक है कि नहीं है? अब इसके बाद तीसरा कारण क्या था? तो राजा भैरम देव के निजी जीवन में ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप।
निजी जीवन में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। कैसे हस्तक्षेप कर रहे थे, तो बेसिकली ये जो राजा था भैरम देव, इसकी संतान नहीं हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स जबरन इसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से कराना चाहते थे, जिसको लेकर वहां की प्रजा जो है बहुत नाखुश थी कि हमारा राजा हिंदू है, कैसे तुम किसी गैर धर्म की लड़की से शादी कराने पर जोर डाल रहे हो या विवश कर रहे हो करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतने सारे कारण थे इस मुड़िया विद्रोह के। क्लियर है? समझ गए नहीं समझ गए यहां तक? अब इसके बाद अपन घटनाक्रम पर चलें। अब घटनाक्रम में होता क्या है तो देखते चलना। विद्रोह का वर्ष क्या था? 76। इसको ना पलटी कर दो, क्या आ जाएगा? 1860। आया कि नहीं आया? गोपीनाथ कपटदार क्या बनता है? दीवान, और अपना रंग दिखाना चालू करता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब लोग क्या होने लगे? परेशान होने लगे। इस बीच वर्ष 1877 में होना था क्या? दिल्ली दरबार। क्या होना था? दिल्ली दरबार को प्रोक्लेमेशन दरबार बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? प्रोक्लेमेशन दरबार कहा जाता है। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और ये जो दिल्ली दरबार है इसमें शामिल होने का आदेश आया किसके पास? बस्तर के राजा। अब राजा कौन थे भाई 77 में? 91 तक तो भैरम देव थे, हाँ कि ना? मतलब भैरम देव के पास न्योता आया। न्योता क्या कहें, आदेश आया। क्लियर है? तो न्योता होता है ना, तो इंसान के ऊपर होता है जाना ना जाना। आदेश होता है तो मजबूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनको क्या था? जाना था। ठीक है, चलो भाई 1877 का दिल्ली दरबार था, इसमें जाने का आदेश मिला। किसको मिला आदेश? भैरम देव। तो भैरम देव जो है वो जाना चाहते थे, ये आदेश मिला है, जाना है। वहां के स्थानीय लोग ये चाहते थे कि भैरम देव मत जाएं। क्यों ऐसा चाहते थे पता है? वो इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर भैरम देव चल दिए तो दीवान का हाथ एकदम खुला हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो दीवान क्या कर देगा? बस्तर में मनमानी, और लोग इस बात से डरते थे। उनको ये डर लगता था कि दीवान मनमानी करेगा, हम लोग का हालत खराब कर देगा करके। समझ में आया? ये स्थिति जो है बन रही थी। लेकिन अब लोग जो हैं राजा से ना जाने का ऐसा सीधा सीधा जाग बात तो नहीं कर सकते कि सुन ना राजा ते जान जान का वो मारिए हमला करके। इतना स्पेस नहीं है ना किसी व्यक्ति के पास जाकर राजा से ऐसा बोल दे। ठीक है कि नहीं है? तो मन में ये सोच रहे थे, ये भावना पूरे बस्तर में हो गई थी कि राजा मत जाए करके। समझ में आया कि नहीं आया? और ये स्थिति निर्मित हो गई। ठीक है, अब राजा जो थे फरवरी 1876 में बस्तर से निकले। समझ में आया? बस्तर से क्या हुए? ये निकले, घूमते फिरते जाएंगे दिल्ली दरबार करके। अब फरवरी 1876 में निकले तो राजा जो है उनका सामान कुली लोग उठा के चल रहे थे, और राजा जो है उनका काफिला चल रहा था। समझ गया कि नहीं समझ गए? ये काफिला पहुंचता कहां पर है? तो जगह का नाम है बूमपाल। क्या नाम है? ये आपको अलग अलग मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना। जगह का नाम क्या है? बूमपाल। अब बूमपाल के पास 18 कुली जो थे ये क्या करते हैं? राजा का सामान फेंक देते हैं, पटक दिए। क्यों पटके?
तो भाई उन लोग को ये लगा कि क्या करेंगे, राजा का मना करेंगे, पटक दिए, जन जा राजा थे जावे, हालत खराब कर दी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब उनके फेंकने का जो तात्पर्य था, वो बेइज्जती नहीं करना चाहते थे राजा को, वो एक प्रकार से अपना गुस्सा निकाल रहे थे, विद्रोह प्रकट कर रहे थे कि मत जाओ यार करके। समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है ना, हम खींच जाते हैं तो हमारा रिएक्शन ऐसी हो जाता है, गुस्सा नहीं रहता लेकिन जाने आतोल करना है जे कल मुल्कार बार बार पूछताछ करके। ठीक है कि नहीं है? शादीशुदा लोग ज्यादा समझेंगे इसको। अच्छा तुम्हारा शादी हो गया क्या स्वराज? तो कैसे तुमको तीनों जन पलट के देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3 लोग को ही पता है कि तुम्हारा शादी हुआ है, बाकी लोग को नहीं पता है? ठीक, आर्य वाले समाज तो नहीं जाते ना ज्यादा। ठीक है चलो, फिर होता क्या है, ये जो दीवान था, क्या नाम था इसका? गोपीनाथ कपटदार। ये भाई साहब कूलियों के ऊपर आरोप लगा देता तुम राजा की बेइज्जती किए हो, और निकलवाता है क्या? कोड़ा, और उन लोग को पिटवाना करता है चालू, फटाफट पड़ता है इन लोग को कोड़ा। समझ में आया? तो गोपीनाथ कपटदार क्या आरोप लगा दिया? राजा की बेइज्जती कर रहे हैं, और कोड़े से पिटवा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद ये जो 18 लोग थे इनको क्या करवा दिया? गिरफ्तार। समझ में आया? अब ये लोग गिरफ्तार, और इन लोग को कहां भेज दिया? जाओ कहां पे? जगदलपुर। मुख्यालय में ना जेल होगा और कहाँ होगा? तो गिरफ्तार किए हैं कहाँ? उन लोग को दमान बनाने के लिए थोड़ी गिरफ्तार किए हैं, आओ खाऊ पीओ हमारे घर में बैठू की क्या। तो गिरफ्तार करके इन लोग को कहाँ भेज दिया? जगदलपुर। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर क्या होता है, 1500 ट्राइबल्स या आदिवासी आते हैं, किस लिए? इन लोग को छुड़ाने के लिए। अब सोचो 1500 आदिवासी लोग आकर 18 और इनके साथ सैनिक रहे होंगे, सबको क्या कर लिए? घेर। ठीक है कि नहीं है? अब ऐसा कहते हैं कि गोपीनाथ कपटदार ने आदेश दे दिया गोली चालन का। किसका आदेश दे दिया? गोली चालन जी, शूटिंग। और गोली चालन में छह लोगों की मृत्यु हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों की? 6 लोगों की मृत्यु हो गई। अब 6 लोग सभी आदिवासी लोग, जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उन लोग की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब ये जब घटना को राजा सुनते हैं बड़े दुखी हो जाते हैं, और क्या करते हैं? वापस जगदलपुर लौटने का फैसला कर लेते हैं कि भाई अब कोई मतलब नहीं, मेरे राज्य में इतना माहौल खराब हो रहा है, गोली चल रहा है, लोग मर रहे हैं, मैं थोड़ी दिल्ली दरबार जाऊंगा करके वो क्या करते हैं? काफिला वापस चलो कहाँ? जगदलपुर। ठीक है कि नहीं है? तो राजा आ गए अपने मुख्यालय जगदलपुर। अब ये व्यक्ति गोली चलवाया था, कौन? गोपीनाथ कपटदार। इसको पता था मेरे का अगर जनजाति लोग पाए तो मेरा परल कोट कर देंगे। परल कोट जान रहे हो ना क्या हो रहा था परल कोट में? नहीं कोई विद्रोह कर देंगे, शरीर अलग, मुड़ी अलग। ठीक है कि नहीं है? तो ये भाई साहब जो है, नाम क्या था? गोपीनाथ, पूरा नाम गोपीनाथ। ये भाग जाता है आरापुर। कहां भाग जाता है? आरापुर भाग जाता है। समझ गए? ठीक बात। अब समझते जाना क्या स्थिति निर्मित हो गई है। राजा जगदलपुर में है, कपटदार भाग गया है। ठीक है, आदिवासियों के ऊपर गोली चली है, वो लोग गुस्सा हैं। तुम्हारे ऊपर गोली मारे कोई आदमी, तुमको अच्छा लगेगा? एक ठकाऊ मारबिन भी है, ए देकर लगे, ए देकर बाँचे, ऐसा नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? गुस्सा ही करोगे ना। तो आदिवासी लोगों के मन में क्या था? भयंकर गुस्सा।
और इसी समय झाड़ा सिरहा, जो कि क्या था, नेतृत्व करता, वो क्या करता है, आम की टहनी लेकर पूरा बस्तर घूमता है और लोगों को क्या करता है, विद्रोह में शामिल करता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह में शामिल होंगे। तो एक पूरा विद्रोह का माहौल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया माहौल? अब आगे बताऊं, अब क्या होता है, 2376, कौन सा वर्ष है? 1976, 1876, 2376 के दिन ये सब जनजाति लोग जाते हैं, क्या लेके, अपना हथियार। अभी लोग का हथियार कोई बम गोला तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा, हंसिया, फरसा, भाला, तीर धनुष, हाँ कि ना। और क्या करते हैं, जगदलपुर का जो महल है उसको घेर लेते हैं। जगदलपुर के महल को घेर लिया और घेर के क्या किया, तो घेर के एक गाना गाया। कौन सा गाना? बाहर से ना अंदर कोई जा सके, अंदर से ना बाहर कोई आ सके। तो किसी कुछ नहीं कर रहे थे, ना किसी मार है ना पीट है, कुछ नहीं, सब के सब हथियार लेके क्या कर रहे हैं, जगदलपुर के महल को घेर दिए हैं और खड़े हैं। अब पूरा भीड़ खड़ा है, तो जगदलपुर के महल में राशन सामग्री अगर जानी हो तो जा पाएगी? वहां से किसी बाहर निकलना हो, कोई निकल पाएगा? सब लोग खड़े हैं ऐसे ही बस, और सब के सब मिलके उसी गाना गा रहे हैं। ठीक है, अब गोपीनाथ कपटदार जो है उसको मौका मिल जाता है आदिवासियों की गलती को दिखाने का, कि गलती इन लोग का है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग कैसे थे, सशस्त्र थे। तो गोपीनाथ कपटदार क्या करता है, एक ठो चिट्ठी लिखता है। समझ में आया? अब खुद तो अंडरग्राउंड है, चिट्ठी लिख खुद जा सकता है क्या? नहीं। चिट्ठी में क्या लिखता है, चिट्ठी में लिखता है कि 3 महीने से जगदलपुर जो है उसको घेर दिए हैं, कौन, आदिवासी लोग, सशस्त्र रूप से। राजा का हालत खराब है, अगर आप लोग मदद नहीं करोगे तो राजा के लोग क्या कर देंगे, मार देंगे। समझ में आया? गलती निकल गया, बढ़ा चढ़ा चिट्ठी लिख दिया, किसको, अंग्रेजों को। समझ में आया? तो ये भाई साहब चिट्ठी लिखा और उसके बाद चिट्ठी जो है उसको भेजना था, तो दिमाग देखो, चिट्ठी पहले वाटर प्रूफिंग किया, मोम में डुबाया ताकि चिट्ठी क्या हो, पानी से खराब मत हो। और उसके बाद हंडिया मिलता है ना बस्तर में, तो हंडिया पेज जो रहता है ना, उसका जो हंडी था उसमें डाल दिया चिट्ठी को, कि उसमें कौन शक करेगा। और एक महाराज जाति की महिला थी, उसके हाथ से चिट्ठी को फिर भिजवाया। अलग अलग हाथों से होते हुए कालांतर में वो चिट्ठी जो है पहुंचती है कहाँ, सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर, क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था मैकजॉर्ज। क्या नाम था? कभी भी ये मैक शब्द आता है ना, उसमें इंग्लिश में कैपिटल M स्मॉल c लिखते हैं। मैकडॉनल्ड्स देखे हो, नहीं देखे हो? हाँ, उसको कैसे देखोगे, वहां जाओ गबर गबर खाने के लिए। वो उधर बता रही है, सुनना बहनी में काली गे रहे हो तो नहीं ले पा रहे हो, आज पक्का लेगूँ तो ला KFC लेके जाऊँ कि क्या? याला KFC गए हो, नहीं गए हो? कौन कौन नॉनवेज खाता है, हाथ उठाओ। आप सभी खाते हो, आप लोगों को बस पता नहीं है। आप लोग जो प्रेजर्वेटिव्स खाते हो ना, पैक्ड फूड के प्रेजर्वेटिव्स, भयंकर सारा नॉनवेज कंटेंट रहता है उसमें। नहीं, कभी देखना प्रेजर्वेटिव में लिखा रहेगा A1 B2 C3 ऐसा कोड लिखा रहता है, उसको सर्च कर लेना, आधा प्रेजर्वेटिव नॉनवेज है। समझ में आया हो? फलहारी खा रहे हो इधर क्या पता प्रेजर्वेटिव में क्या डाला है। तो ठीक है, तो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर जब मैकजॉर्ज इस चिट्ठी पढ़ते हैं तो तत्काल जो है सेना लेके निकलते हैं कहाँ, जगदलपुर के लिए। अब वो तो इस भाव में आ रहते हैं, आएंगे तो क्या होगा,
सामने सब हथियारबंद लोग हैं, तो वो लोग विरोध करेंगे तो हम लोग इधर से क्या करेंगे, उनका दमन करेंगे। इस मेंटालिटी के साथ आए रहते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब यहां पर आते हैं देखते हैं कि सब विद्रोह एकदम शांतिपूर्ण है, आदमी के हाथ में हथियार है लेकिन आदमी उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, सब हथियार ले खड़े हैं। तो आते हैं तो लोगों से बात करते हैं, भाई बताओ तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे। तब इनको पूरी कहानी पता चलती है कि एक्चुअली ये जो लोग हैं ना, इनको राजा के साथ तो कोई समस्या नहीं है, इनको जो टोटल समस्या है वो नई भू राजस्व व्यवस्था से है, और दूसरी समस्या जो है वो क्या है, गोपीनाथ कपटदार। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बातें हुई कहां, तो 8/3/76 का दिन था। इतिहास में पहली बार लगता है क्या, मुड़िया दरबार। लगाते कौन है, मैकजॉर्ज। आप लोग बस्तर दशहरा पढ़े होंगे ना कभी, उसमें मुड़िया दरबार पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो ये जो मुड़िया दरबार है ना, ये पहली बार 8/3/76 को लगता है, 1876। समझ में आया। कौन लगाते हैं, मैकजॉर्ज लगवाते हैं आदिवासियों के लिए। यहीं पर सब विषयों पर चर्चा होती है, सभी समस्याओं पर चर्चा होती है और हल निकलता है। हल क्या निकलता है, सबसे पहले गोपीनाथ कपटदार क्या किया जाए, भगाया जाए। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, नई राजस्व व्यवस्था जो है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो विद्रोह है ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ये। तो यहां पर आपका मुड़िया विद्रोह क्या हो जाता है, खत्म। ठीक बात। अब इसके बाद कौन सा विद्रोह है, रानी चोरिस का विद्रोह। क्या था, 1878 से 86। याद आया कि नहीं आया जी, कल तो बताया था, हाँ कि ना। रानी चोरिस, पूरा नाम क्या था इनका, रानी जुगराज कुंवर। क्या नाम था, रानी जुगराज कुंवर। इन्होंने अपने ही पति भैरम देव के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है कि नहीं। इन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहते हैं। महिला विद्रोही, विद्रोहिणी। तो पहली विद्रोहिणी कहोगे तो कौन है, जुगराज कुंवर। अब बताओ, अपनी पत्नी से तो भगवान नहीं जीत पाए, भैरम देव क्या बिसात। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये विद्रोह भी करती हैं और जीत भी जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया। विद्रोह भी करती हैं और जीत भी जाती हैं। क्लियर है, हाँ कि ना। इतना ही है विद्रोह, कुछ भी नहीं है। और इस विद्रोह का कारण क्या था, जो निजी जीवन में हस्तक्षेप हो रहा था ना, वही कारण। कैसे कल शादी में तो देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है नहीं, वही कारण था इसका। समझ गए। यहाँ पर राजा भैरम देव जो है, इनकी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलो पानी पी लूँ। चलिए अब क्या किया जाए। अगले शासक, क्या नाम है भाई, क्या नाम है शासक का, रुद्र यही था। ठीक है कि नहीं है। कौन थे भाई ये, भैरम देव की बहुत लेट औलाद हुई। समझ में आया। तीसरी शादी से बहुत लेट औलाद हुई। तो भैरम देव का शासनकाल बहुत लंबा था ना, 53 से लेके 91। उसके बाद भी जब 91 में ये मरते हैं तो इनके जो पुत्र थे रुद्र प्रताप देव, मात्र कितने वर्ष के थे, 6 साल के।
मतलब बहुत लेट हुआ होगा, कभी तो ऐसा पॉसिबल है ना, ठीक है कि नहीं है। इनकी शिक्षा दीक्षा कहां से, ये थे हमारे सामने राजकुमार कॉलेज, तो स्कूलिंग उनका राजकुमार कॉलेज से हुआ और उसके बाद पीएससी की तैयारी कोकोस की है, पास है करके, ठीक है कि नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो राजकुमार कॉलेज से इनकी क्या हुई शिक्षा। फिर वर्ष 1908 इनका होता है क्या, राज तिलक। समझ में आया नहीं आया, इनका क्या हुआ 1908 में राज तिलक, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना भाई, 1891 में ये छोटे थे, तो जब तक इनका शिक्षा दीक्षा चल रहा था, राज तिलक नहीं हुआ था, तब तक क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ पर प्रशासक नियुक्त होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पर 2 ब्रिटिश प्रशासक थे, नाम था फैगन और गेयर। 2 ब्रिटिश प्रशासक थे, फैगन और, ठीक है। अब ये रुद्र प्रताप देव का काल ही था जिसमें बस्तर में क्या बने, बहुत से रोड बने। बस्तर क्या बना, चौराहों का शहर। सीधा सी बात है यार, जब चौराहा बनाओगे तो रोड तो बनाना ही पड़ेगा ना, बिना रोड के चौराहा बना दोगे क्या, वहाँ एक चौराहा बना दो, यहाँ एक बना दो, यहाँ एक बना दो, सबको बाद में रोड से जोड़ दो, नहीं, पहले रोड बनेगी, जहाँ रोड मिलेगी वहाँ चौराहा बनेगा ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके अलावा बस्तर में क्या खुले, पुस्तकालय। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बने, लाइब्रेरीज, पुस्तकालय। और ये जो डेवलपमेंट हुआ ना, बेसिकली कह सकते हो कि उसमें बहुत बड़ा हाथ फैगन और गेयर का था। फैगन और गेयर, इन्हीं लोग का हाथ था बहुत ज्यादा रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में जो भी चीजें डेवलप हुई उसमें, ठीक है कि नहीं है। इनकी एक उपाधि थी, क्या उपाधि थी, आइडिया, सेंट ऑफ, एक जन बोली बाकी भी वही, सेंट ऑफ, आगे जेरूसलम, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि, क्योंकि इन्होंने युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। समझ में आया, पुस्तकों में पढ़ोगे तो लिखा होता है यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। समझ में आया, जिस भी युद्ध में की हो हमको क्या मतलब, हमको तो याद रखना है इनको उपाधि अंग्रेज लोग कौन सा दे दिए थे, सेंट ऑफ जेरूसलम। तो जेरूसलम के सेंट किनको कहा जाता है, ईसा मसीह को, इसलिए कई जगह उपाधि सीधा ईसा मसीह लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, सेंट ऑफ जेरूसलम की क्या मिली, उपाधि मिल गई। अब इनके समय एक ठो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, याद रखना, बैजनाथ पंडा, जो कि रियासत का कालांतर में क्या बनेगा, दीवान। पूरा नाम था राय बहादुर बैजनाथ पंडा। क्या नाम था, राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई थी, बैजनाथ पंडा। ये भाई साहब क्या करता है, बस्तर के वन जो हैं इनको रिजर्व घोषित कर देता है। क्या घोषित कर दिया, दूसरा अनिवार्य शिक्षा नीति लागू कर देता है। एक ठो जरा कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, बस्तर के वन को रिजर्व घोषित कर दो तो वहां की जो जनजाति है जिनका पूरा जीवन वनों पर आधारित है, अब वह ना पेड़ काट सकते न वनोपज का क्या कर सकते, संग्रहण। मतलब सीधा सीधा जनजातियों को लगेगा कि नहीं कि उनकी जीवन शैली जो है इसके साथ छेड़खानी हो रही है, हाँ कि ना। अनिवार्य शिक्षा नीति लागू कर दो, मतलब हर जनजाति के लिए स्कूल होगा, स्कूल बनेगा, वहां जनजातियों के बच्चे पढ़ेंगे। सही बात है कि नहीं है। लेकिन इसका उल्टा जनजातियों में तो क्या प्रथा है, युवागृह की। और उस समय मतलब आज से मोटा मोटा 100 साल कह लो,
तो 100 साल पहले जो युवागृह है उसकी प्रथा तो और क्या रही होगी, ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। तो किसी को उस समय बोलते हैं कि तुम युवागृह मत जाओ, तुमको स्कूल भेजेंगे करके, तो मानते आपकी बात को? जिंदगी में नहीं। अगली बात, स्कूल खोलने के बहाने आदिवासी लोग से बेगार कराया जाता था जबरदस्ती। तब आदिवासी लोग और परेशान कि जबरदस्ती बेगार कराया जा रहा है हम लोग के साथ, काम हो रहा है, पैसा अलग नहीं मिल रहा है, क्या अर्थ है करके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इतनी बड़ी बात जो है वो बस्तर में हो गई थी। तो इसको अगर समझ लिए तो फिर आगे जो विद्रोह है उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए भाई, अब होता क्या है, इन्हीं के काल में एक विद्रोह जिसका नाम क्या था, भूमकाल, 1910 में हुआ। समझ में आया? ताजा ताजा राजा बने थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बात मैं बता रहा हूं ना, डॉक्टर राम कुमार बिहार की पुस्तक में लिखी हुई है, जाके पढ़ लेना। जैसे ही भूमकाल विद्रोह जो है इनके शासनकाल में हुआ, इनका हाथ पांव फूलने लग गया डर के मारे। समझ में आया? लोगों के मन में एक बहुत बड़ा असंतोष था। लोगों के मन में असंतोष ये था कि रुद्र कुमार देव राजा क्यों बन गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि राजा के रूप में मैच्योर नहीं है। राज परिवार में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था लाल कालेंद्र सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम था उसका? लाल कालेंद्र सिंह। जनता चाहती थी कि लाल कालेंद्र सिंह राजा बने, क्योंकि भैरम देव के साथ बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेना प्रमुख के रूप में काम किया था। समझ में आया? या मंत्री के रूप में काम किया था कह लो। तो बहुत क्लोजली भैरम देव के साथ प्रशासन में लंबे समय तक रहे थे, प्रशासन का अनुभव था। तो लोग चाहते थे लाल कालेंद्र सिंह, ये व्यक्ति अभी मिलेंगे हमको भूमकाल विद्रोह में। क्या नाम? लाल कालेंद्र सिंह। रिश्ते में मैंने ऐसा पढ़ा है कि ये भैरम देव चाचा लगते थे, और रिश्ते में लगते थे उम्र में अलग टाइप का रहेगा। कई बार नहीं होता, चाचा लोग छोटे होते हैं, नहीं होता है, ये तो चाचा है कि के नामगन चाचा है। तो लाल कालेंद्र सिंह जो है उसको चाहती थी जनता क्या बन जाए, ये शासक बन जाए। क्यों? क्योंकि रुद्र प्रताप देव राजा के रूप में इमेच्योर हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लोग ये देते हैं कि जैसे ही भूमकाल का विद्रोह जो है वो चालू हुआ, राजा सबसे पहले हाथ पांव फूलना चालू हो गया, टेंशन में आ गए, दादा अब कैसे हो ही की क्या। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अगला चीज ध्यान रखना, ये जो राजा थे, क्या नाम इनका? रुद्र प्रताप देव। इनके साथ या इनके शासन काल में एक प्रथा चलती थी जिसका नाम क्या है? घैटी पौनी प्रथा। कौन सी प्रथा? क्या प्रथा थी भाई घैटी पौनी की? तो ध्यान रखना इसमें ना, सुंडी, कलार, पनरा और धोबी। सुंडी, कलार, पनरा और धोबी, ये जो जाति हैं, इनमें कोई अगर विधवा है या कोई ऐसी महिला जिसे उसके पति ने क्या कर दिया है? त्याग दिया है, तो इन महिलाओं की नीलामी होती थी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा कहते हैं कि राजा के अतिरिक्त आय के लिए नीलामी थी, लेकिन असलियत यह है कि सुंडी, कलार, पनरा, धोबी जाति की विधवा या परित्यक्ता महिला जो है उसकी नीलामी होती थी, ताकि कुटुंब वापस से बहाल हो सके, इनको एक नया परिवार मिल सके करके। समझ में आया? तो इस पॉजिटिव सेंस में देखोगे तो प्रथा बहुत अच्छी है, क्योंकि सामान्य तौर पे विधवा होना अभिश्राप है समाज में। ठीक है कि नहीं है? दूसरी बात, कोई त्याग दी जाती है उसे भी समाज में कोई विशेष महत्व नहीं मिलता। तो इन्हीं लोगों को महत्व मिले, नया परिवार मिले करके क्या किया जाता था? नीलामी। तो जो व्यक्ति है नीलामी में क्या करता था? बोली लगाकर महिलाओं को लेता था, पैसा जो है वो चला जाता था। तो कई जगह ऐसा पढ़ा मैंने लिखा हुआ कि अतिरिक्त आय के लिए, तो आय तो आ जाएगा, तो इतना थोड़ी राजा भूखा था कि आदमियों को बेच के जो है पैसा कमा ले। तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रहता। अतिरिक्त आय के लिए मेरा मानना यह है कि एक कुटुंब की बहाली करने का क्या था? एक तरीका था, जिसमें विधवा या जो
त्यागी गई महिला है उसे एक नया परिवार मिल जाता, जो व्यक्ति नीलामी में बोली लगाकर इनको लेता, फिर शादी करता, विवाह करता इनसे। समझ में आया कि नहीं आया? और ये नए परिवार में चली जाती। समझ गया कि नहीं समझ गए? क्लियर है ये बात? तो यह प्रथा जो है चालू थी, चल रही थी किसके काल में? रूद्र प्रताप देव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब हम अंतिम जनजाति विद्रोह पढ़ लेते हैं, जिसका नाम क्या है? भूमकाल। भूमकाल जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है पता है? भूमि का कंपन, उथल पुथल हो जाना, मतलब भूकंप। समझ में आया कि नहीं आया? भूमि कब उथल पुथल होती है, कब कंपन करती? भूकंप आता है तब, पानी गिरता है तब थोड़ी करती है। ठीक है कि नहीं? तो क्या है ये? भूमकाल विद्रोह। वर्ष क्या है? क्लियर? भूमकाल विद्रोह कहां हुआ? बस्तर। बस्तर के अनेक लोकेशंस रहेंगे, अभी देखेंगे अपन। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गए? शासक कौन थे? नेतृत्व किसने किया? गुंडाधुर। नेतानार के जमींदार थे। कहां के जमींदार? ठीक है, ढीला कर लो ना, टाइट लग रहा होगा। नहीं लग रहा है? नया घड़ी लिए हो तो इधर ध्यान दो। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा और कौन कौन मुख्य रूप से शामिल थे इसमें? तो मुख्य किरदार कह लो या नेतृत्व में सेकंड इन कमांड कह लो इनके बाद। तो कौन कौन थे लोग? तो और मुख्य नेता में देवरीधुर, फिर बाला प्रसाद। देवरीधुर, बाला प्रसाद। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद कुंवर बहादुर सिंह, फिर दुलार सिंह। कुंवर बहादुर सिंह, दुलार सिंह, बाला प्रसाद, देवरीधुर, ये लोग मुख्य नेता थे कह लो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? फिर सूत्रधार लाल कालेंद्र सिंह। समझ गए? व्यक्ति अब भी बताया था इसके बारे में। ठीक है कि नहीं है? तो सूत्रधार लाल कालेंद्र, ये सूत्रधार थे। ठीक है कि नहीं है? हाँ कि ना? नारा बस्तर, बस्तर वासियों का है। बस्तर किसका है? बस्तर वासियों का है। चिन्ह आम वृक्ष की टहनी। समझ में आया कि नहीं आया? लाल मिर्च, फिर धनुष बाण, तीर धनुष भी लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या था? चिन्ह। फिर आगे इसके दमनकर्ता गेयर और डिब्रेट, ये दो अधिकारी थे। गेयर और डिब्रेट, ये लोग क्या थे? दमनकर्ता। ठीक है कि नहीं?
शुरुआत होती है पुष्पाल बाजार की लूट से। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा जनजातीय विद्रोह था जिसकी शुरुआत पुष्पाल बाजार की लूट से है। क्लियर है कि नहीं है? अंतिम सामना अलवार नाम की जगह। क्या नाम था? अलवार। ये अलवार राजस्थान नहीं है ना, अलवार है। तुम लोग सोचोगे वो लड़ते लड़ते वो लोग राजस्थान चल दिए होंगे। जयपुर नरेश विक्रम देव वहीं के ना? अच्छा नहीं है वहां के, कहाँ के? अच्छा ऐसे वो दिखा बता रही है तो उड़ीसा सर। कोई है उड़ीसा से आपकी क्लास में? कोई नहीं उड़ीसा से? हाथ उठा रहे थे क्या? नहीं उठा। नहीं ऐसा मैं जब पूछता हूँ ना उसी समय लोगों को क्या होता है, नाक कान खजवाता है। तो उसी समय जब मैं पूछूंगा ना तब देखना कोई नाक खजवाए, कोई कान खजवाए, कोई बाल समारेगा। फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि ये लोग हाथ उठा रहे हैं करके, फिर मैं बोलूंगा नहीं। अभी भी ठंड लग रहा है? हाँ ठीक है, चलिए यहां तक क्या हुआ? की पॉइंट्स। अब घटनाक्रम देखते हैं, और घटनाक्रम देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट। तो घटनाक्रम में सबसे पहले अक्टूबर 1909, 1910 का ये युद्ध है, सॉरी विद्रोह है। अक्टूबर 1909 दिन रहता है कौन सा? दशहरा। दशहरा के दिन 1741 में क्या हुआ था? रावण मारे थे सर, और क्या पूछते हो कर? मराठा आक्रमण, भास्कर पंथ। अरे यार तुम लोग कभी कभी मेरे को लगता है कि ना बस 2-4 दिन में निपटा ही दूं करके। तो अक्टूबर 1909 दशहरा का दिन था। तड़ौकी नाम का एक ग्राम है। क्या नाम है? तड़ौकी। इस ग्राम में एक सभा होती है। क्या होती है? और इस सभा में राजमाता सुवर्ण कुंवर, तो राजमाता सुवर्ण कुंवर क्या करती है? तो एक घोषित करती है नेतृत्वकर्ता। समझ में आया कि नहीं आया? किसको? कौन थे? अभी देखे हो यार? नहीं देखे हो? और दूसरी घोषित करती है सूत्रधार। और ये जो सूत्रधार कौन घोषित होते हैं? समझ में आया? तो तड़ौकी ग्राम की सभा, राजमाता सुवर्ण कुंवर, ये भैरम देव की ही एक और पत्नी थी। समझ में आया? अब ये क्यों विद्रोह में शामिल हो गई थी? तो अंग्रेजी व्यवस्था जो लग रही थी, चल रही थी, उसमें इनको पूछा पाछा नहीं जाता था कुछ। समझ में आया? इनको ऐसा लगता था कि ये राजमाता हैं तो सारा चीज जो है इनसे पूछा जाए, किया जाए, बताया जाए, मतलब इनको महत्व मिले, इंपॉर्टेंस मिले प्रशासन में, जो कि मिलता नहीं था। और मिलता नहीं था तो ये अगेंस्ट हो गई धीरे धीरे। तो असली में बताऊं, 2 व्यक्ति जो लोग पूरा पीछे से गेम खेले हैं इस विद्रोह में, वो है 1 और वो है 2। और सच्चाई बताऊं, ये व्यक्ति राजा बनना चाहता था। एक समय ऐसा था जब भैरम देव की कोई संतान नहीं हो रही थी तो लाल कालेंद्र सिंह को उत्तराधिकारी घोषणा करने वाला था। तो पता नहीं इसको क्या मन हुआ तो मना कर दिया। बोलते हैं राजा एक शादी और करके देख लो, क्या पता लड़का हो ही जाए। और लड़का हो गया और लड़का बन गया राजा। ये लुलु आ गया। बाद में रात को सोचा होगा ये दादा मुझे तो राजा बनने वाला रहे हूँ, गड़बड़ कर पा रहे हो। ठीक है कि नहीं? तो अंतिम इसकी जो इच्छा रहेगी वो क्या रहेगी? एक बार कैसे भी करके मैं राजा बन जाऊं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जिंदगी में कभी राजा बन नहीं पाएगा।
ये मोहन सिंह नहीं है ना, मोहन सिंह तो बन भी गया था अंत में, ये नहीं बन पाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो तड़ौकी ग्राम की सभा हो जाती है और उसके बाद जो है बस्तर में यह बात 1 फरवरी तक पूरी फैल जाती है कि बड़े स्वरूप में एक विद्रोह जो है उसको क्या करना है, अंजाम देना है। राजमाता सुवर्ण कुंवर लोगों से अपील करती है कि हर घर से कम एक व्यक्ति इस विद्रोह में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ताकि यह विद्रोह क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? फिर क्या हुआ? तो बस कुछ डेट्स हैं, याद रखना। 2, 4, 5, 7 महीना कौन सा है? फरवरी। वर्ष सारा 1910 का ही है। 2 तारीख को शुरुआत हो जाती है पुष्पाल बाजार की लूट। आप लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा, यह पूछना चाहिए था कि जब जन सामान्य जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो बाजार को क्यों लूट रहे हैं? बाजार में तो सामान्य लोग का दुकान रहेगा ना, हाँ कि ना? तो काहे लूट रहे हैं इन लोग को? तो ये लूट किनकी होती थी? जो लोग अंग्रेजों की साइड है। समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग अंग्रेजों की साइड हैं उनकी लूट होती थी। जन सामान्य को लूटने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, फिर कुकानार, इस बाजार की लूट होती है। फिर करंजी बाजार की लूट, पुष्पाल बाजार, कुकानार बाजार, करंजी बाजार की लूट, 2, 4 और 5। ठीक है कि नहीं? 7 तारीख को गिदम में एक गुप्त सभा आयोजित होती है जिसमें मुड़िया राज घोषित कर दिया जाता है। समझ में आया? तो इस विद्रोह का एक उद्देश्य था मुड़िया राज घोषित कर देना। क्या घोषित करना? मुड़िया राज। क्या है मुड़िया राज? तो मुड़िया, ये जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय लोग। क्या होता है? स्थानीय लोग। तो मुड़िया राज का मतलब स्थानीय लोगों का यहां पर राज है, अंग्रेजों का राज नहीं। ये घोषणा कर दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ कि ना? इसके बाद ध्यान रखना, अगला डेट 16, 24 और 25। सब फरवरी। ठीक है, 16 तारीख को खड़क घाट, ये बस्तर में है, यहां संघर्ष होता है। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, हाँ कि ना? और इस संघर्ष में लीडर, नेतृत्व किसका था? तो व्यक्ति का नाम था दूंगा मांझी। किसका? और ये जितना संघर्ष होगा सब में ब्रिटिश लोग ही जीतेंगे, याद रखना। सब में कौन जीतेंगे? ब्रिटिश लोग। तो 16 तारीख खड़क घाट संघर्ष, दूंगा मांझी के नेतृत्व में जनजाति लोग थे, जीत कौन गए? ब्रिटिश। समझ में आया कि नहीं आया? 24 तारीख को गंगा मुड़ा, यहां पर संघर्ष, फिर कौन जीता? ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद 25 फरवरी डाबनगर, यहां पर संघर्ष होता है। और यहां का जो संघर्ष था ना, इसमें एक तरफ कौन थे? गुंडा धुर। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी तरफ कौन थे? गेर। ये जीत जाते हैं। छोटे डोंगर के सुप्रीम कमांडर थे गेर। कहां के सुप्रीम कमांडर थे? छोटे डोंगर क्षेत्र के सुप्रीम कमांडर। लिख दूं क्या? नो सर। छोटे डोंगर के सुप्रीम कमांडर गेर। ठीक है, कौन हार गए? गुंडाधुर हार गए। मतलब एक तरीके से देख रहे हो सब में हार रहे हैं, मतलब एक
प्रकार से धीरे 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 दमन जो है वो चालू है। मार्च के महीने के आते तक दमन जो है वो अपने किस पे रहता है, चरम पर रहता है। हर जगह संघर्ष में क्या होने लगता है, इस विद्रोह का दमन। और 29 मार्च के दिन तक पूरा जो विद्रोह है इसका क्या हो गया था, दमन हो गया था। साथ में राजमाता सुवर्ण कुंवर लाल कालेंद्र सिंह और गुंडाधुर ये क्या हो चुके होते हैं, लेकिन गुंडाधुर भागने में सफल। लाल कालेंद्र सिंह को ब्रिटिशर्स बस्तर से निष्कासित कर देते हैं, रायपुर भेज देते हैं। ऐसा कहते हैं कि अंतिम में फिर उनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई, रायपुर में हुई, लाल कालेंद्र सिंह की। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये बात। अंत में दमन तो इसका हो गया, लेकिन ब्रिटिशर्स चेत जाते हैं, समझ जाते हैं कि जनजातियों के जनजीवन में आप जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, विद्रोह होने के चांस, जिसमें जान माल का नुकसान तो होगा ही, आर्थिक नुकसान भी बहुत है। तो इसके बाद से ब्रिटिश लोग ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण था, इसके बाद हमको बस्तर क्षेत्र में कोई भी जनजातीय विद्रोह जो है वो नहीं देखने को मिलता। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये बात। पंडा जी हटाकर नए दीवान बनते हैं बस्तर के, जिनका नाम रहता है क्या, जेम्स। जेम्स नए दीवान बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, जेम्स। ठीक है, फिर यही आगे चल के कंपनी खोलते हैं कैडबरी, जिसमें जेम्स बेचते हैं। नहीं खाया जेम्स, नहीं खाया बचपन में, खाए हो ना। चलो हो गया यहां तक, जनजातीय विद्रोह क्या हो गए, समाप्त, खत्म। अब इसके बाद बस्तर के नेक्स्ट शासक या शासिका कह लो, कौन, क्या नाम था, रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में क्या बनती हैं ये बस्तर की शासक। तो ध्यान रखना, बस्तर कह लो या छत्तीसगढ़ कर लो, इसकी प्रथम भी और अकेली महिला, सुनना है कि नहीं आया, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है कि नहीं। विवाह मयूरभंज के गुजारेदार प्रफुल्ल चंद भंसदेव से। समझ में आया। तो जब इनका शादी हुआ होगा ना, गाड़ी में लिखा रहता है फलाना वेड्स ढेकाना, क्या लिखा रहता है, प्रफुल्ल वेड्स प्रफुल्ल, नहीं लिखा होगा ऐसे ही। ठीक, चलिए। मृत्यु 1936, अपेंडिसाइटिस नाम की मरी। अपेंडिसाइटिस जानते हैं, नहीं जानते। अपेंडिक्स जानते हैं कि नहीं जानते। लार्ज इंटेस्टाइन के बगल में छोटा सा इतना बड़ा टुकड़ा है ना, अपेंडिक्स। असल में क्या था, मानव का जब विकास नहीं हुआ था, मतलब मानव विकास के क्रम में एकदम शुरुआत में देखे तो मानव क्या करता था, पत्ता वत्ता ये सब भी खाता था। तो आप लोग को पता होगा प्लांट सेल का आउटर जो रहता है सबसे भाग, वो क्या है, सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है।
उसको पचाने के लिए बड़ा सा हिस्सा था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के और ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें सेल वॉल पचता था। धीरे धीरे हमने सेल वॉल खाना बंद कर दिया तो वो हिस्सा क्या हो गया? गायब होने लगा, वेस्टिजियल हो गया, इतना बाकी है। समझ में आया? सामान्य तौर पे उसमें कुछ फंसता वसता नहीं है, निकल जाता है, लेकिन अगर कुछ हिस्सा उसमें फंस जाए तो धीरे धीरे सड़ने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? और सड़ के जहर बन जाता है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करो तो वो क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। यही बीमारी है अपेंडिसाइटिस। अब तो ऐसा है कि कभी अपेंडिक्स में शिकायत आ जाती है तो क्या कर देते हैं? अपेंडिक्स को काट के निकाल देते हैं। बहुत माइनर सी सर्जरी है। अब समझ में आया? कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप बात करो 1936 की, आज से 90 साल पहले, तो बहुत मेडिकल जो है उतना ज़्यादा एडवांस हुआ नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज़। इस बीमारी चलते इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, प्रफुल्ल कुमारी देवी और इनके पति प्रफुल्ल चंद भंजदेव ने मिलकर क्या किया था? तो मां दंतेश्वरी मंदिर है ना, इस मंदिर का जीर्णोद्धार। समझ में नहीं आया? क्लियर है? इस मंदिर का क्या कराया उन्होंने? जीर्णोद्धार। अब इनके बाद इनके बेटे शासक बने। इनके बेटे का नाम क्या था? प्रवीरचंद भंजदेव। ठीक है कि नहीं है? तो लास्ट शासक क्या नाम था? प्रवीर चंद भंजदेव। ठीक है, ये अंतिम शासक। वास्तविकता में देखो तो यहां से जो वंश है वो कौन सा हो गया? भंज वंश। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आप को काकती वंश का पुत्र कहा है। क्या कहा है? काकती वंश का पुत्र कहा है। ठीक है कि नहीं? इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ? विलय। किसका विलय? कहां? बस्तर रियासत का। ठीक है कि नहीं है? विलय का वर्ष क्या था? वर्ष 1948, 48 याद रखना ना। 1 तारीख जनवरी के महीना का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें लिखा गया था कि छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासत भारत में मिल गए हैं। ठीक है नहीं तोसन? ठीक नहीं, पूछ लेता हूँ, गलत बता रहा हूँ तोसन सर बताएंगे करके। तो तोसन सर मेरे गुरु हैं, छत्तीसगढ़ तोसन सर से पढ़ा हूँ मैं। ठीक है नहीं तोसन सर? सब लोग देख रहे हैं तोसन सर को, यही आदमी से पढ़ना है लगते अब की आगे। तो जिस दिन मैं नहीं आऊँगा, छुट्टी में रहूँगा, अचानक से तोसन सर उठेंगे और उसके बाद मैं बता दे रहूँगा कहाँ टॉपिक तक पढ़ा दिया हूँ करके। तोसन सर उस दिन पढ़ाएंगे। ठीक नहीं तोसन? सब मार के पढ़ा नहीं देगा? ठीक है, चलिए। तो विलय जो है होता है, उस समय शासक कौन थे? प्रवीरचंद भंजदेव। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? इनकी 2 पुस्तक थी। क्या नाम? पहली का नाम आई प्रवीर दी आदिवासी गॉड। क्या नाम है पुस्तक का? आई प्रवीर दी आदिवासी गॉड। और दूसरी लोहांडी गुड़ा तरंगिणी। आई प्रवीर दी आदिवासी गॉड, लोहांडी गुड़ा तरंगिणी। ये बेसिकली 2 पुस्तकें जिनको लिखे कौन? प्रवीरचंद भंजदेव जी। आई होप आप सभी समझ गए, हाँ कि ना? ठीक है, इस प्रकार से ये जो बस्तर का इतिहास था इसको हमने क्या कर लिया? खत्म कर लिया। ठीक बात है? अब आप लोग को एकदम ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आज का टॉपिक खत्म हो गया लग रहा है करके? नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? बहुत नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा, पैकरा जी से पूछ रहा हूँ। लग रहा है? तो जिसको लग रहा है वो गलतफहमी में है। आज के लिए एक टॉपिक और पढ़ना है। क्या है टॉपिक? तो देखो,
यहाँ से इतिहास में जो अगला मुख्य घटना है वो क्या है, 1857 की क्रांति। क्या है, 1857 की क्रांति। लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि 1 फरवरी 1855 छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था समाप्त हो गई थी, हाँ कि ना। तो ये जो समय था 1855 जिलेदारी की समाप्ति और 1857 की क्रांति के बीच में छत्तीसगढ़ में कुछ प्रशासनिक बदलाव आए। समझ में आया? उन प्रशासनिक बदलावों को देखेंगे। इसके अलावा कुछ बदलाव जो पहले आए और कुछ बाद में आए उनको भी क्या करना है, देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं डालता हूं इसमें से, वो क्या है, विलय। क्या है ये, विलय। किसका विलय? तो छत्तीसगढ़ का। किसमें विलय? ब्रिटिश साम्राज्य में। समझ में आया कि नहीं आया? तो छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ठीक है, रघुजी तृतीय की मृत्यु बताओ कब हुई? सौ साल जी याद है और जीवेद शर्तम शतम करवा दिए थे इनको। ठीक है कि नहीं है? जिलेदारी व्यवस्था कब तक रही है? 1 फरवरी 1855। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य में छत्तीसगढ़ का विलय हुआ, छत्तीसगढ़ को एक जिले का दर्जा मिला। समझ में आया? छत्तीसगढ़ को किसका दर्जा मिला? एक जिले का। और जिले के लिए अधिकारी हुआ करता था डिप्टी कमिश्नर। समझ में आया कि नहीं आया? छत्तीसगढ़ एक जिले का दर्जा प्राप्त किया, हाकिरा, और जिले के लिए अधिकारी कौन था? डिप्टी कमिश्नर। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो छत्तीसगढ़ के लिए डिप्टी कमिश्नर बने चार्ल्स इलियट। चार्ल्स सी इलियट पूरा नाम था इनका। तो चार्ल्स इलियट बन गए छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर। तो जिलेदारी व्यवस्था जब खत्म हो रही थी तो अंतिम जिलेदार कौन थे? हाँ, कौन थे? गोपाल राव आनंद। गोपाल राव आनंद ने सत्ता जो है वो हस्तांतरित कर दी। किसे? चार्ल्स इलियट। समझ में आया कि नहीं आया ये कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या बताया, जब विलय हुआ तो छत्तीसगढ़ को एक जिले का दर्जा मिला। जिले के लिए अधिकारी हुआ करता था डिप्टी कमिश्नर। चार्ल्स इलियट डिप्टी कमिश्नर बना। तो अंतिम जो जिलेदार थे नाम था गोपाल राव आनंद। उन्होंने सत्ता को हस्तांतरित किया। किसे दिया? चार्ल्स इलियट। कब दिया? 1 फरवरी 1855 के दिन हो गया होगा हस्तांतरण। तब तक, तभी तो बोल रहे हैं ना कि 1 तारीख तक चला, तो 1 तारीख को दे दिया सत्ता। भाई समझ में आया कि नहीं आया? ग्रहण किसने कर ली सत्ता? चार्ल्स इलियट, और बन गए छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? क्लैरिटी है यहां तक? अब ये जो डिप्टी कमिश्नर का पद था, इसकी सहायता के लिए हुआ करते थे सहायक और अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर। समझ में आया? सहायक डिप्टी कमिश्नर और अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर।
समझ में आया कि नहीं आया? अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर, ये पद किनके लिए रिजर्व था? हाँ, किनके लिए रिजर्व था ये? तो दो अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर बने, एक गोपाल राव आनंद और दूसरे मोहिबुल हसन। समझ में आया कि नहीं आया? ये रायपुर और ये बिलासपुर। समझ में आया? कभी कंफ्यूजन होने लगे ना तो याद रखना, कोको में आनंद सर को जानते हो? जानते हो ना? आनंद सर कौन नहीं जानता? हाथ उठाओ। कैसे करते हो यार? आनंद सर जो करंट अफेयर्स पहले बनाते थे, कंपटीशन कम्युनिटी का जो चेहरा है वो आनंद सर हैं। कैसे करते हो? मतलब नहीं जानते तो अब नहीं जानते, जान जाओ, आज जाके सर्च करना कोको आनंद सर करके। समझ में आया कि नहीं आया? तब आपको पता चले किसकी बात कर रहा हूँ मैं करके। तो आनंद सर आजकल बिलासपुर ब्रांच में है, तो इसलिए याद कर लेना, आनंद बिलासपुर ब्रांच में। तो याद रखना कोड क्या है, आनंद सर कहाँ है? बिलासपुर ब्रांच में है। समझ गए? ठीक हो जाएगा ना याद? और ये पूछ रहे आनंद सर कहाँ है आजकल करके? बिलासपुर ब्रांच में आनंद सर। आनंद सर का शादी हुआ है अभी 15 दिन पहले, मजाक नहीं। आनंद सर का शादी हुआ 15 दिन पहले हुआ है उनका शादी। ठीक है, तो आप लोग से मैं एक बार आनंद सर से निवेदन करके बुलाऊंगा उनको यहाँ पे। आप सभी जो है उनसे मिलना और सीखने की कोशिश करना। शिक्षक से मिलोगे तो और क्या है, सीखने की कोशिश करोगे। तो मैं आग्रह करूँगा कि एक बार आएँ और आप सभी के समक्ष जो है वो एक सेशन लेकर के। ठीक है? ठीक है, चलो क्लियर है ये? तो ये विलय की पूरी कहानी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ व्यवस्थाओं को देखना है। पहली व्यवस्था जिसे हम देखेंगे वो क्या है? तहसीलदारी। कौन सी व्यवस्था है? तहसीलदारी सिस्टम। आपको याद है मैंने कहा था कि 2017 फॉरेस्ट सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया था, अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत आई पहली प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? तहसीलदारी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे ही अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन आया, छत्तीसगढ़ में क्या चालू हो गई? तहसीलदारी। ठीक है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बने। कितने तहसील बने? क्लियर है ये बात? और ये 3 तहसील कौन कौन से थे? एक रतनपुर था, फिर दूसरा रायपुर था और तीसरा था धमतरी। तो एक तहसील रतनपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा धमतरी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद 1 फरवरी 1857 1857 2 नए तहसील बने। एक नाम था नवागढ़। नवागढ़ कहाँ का? बेमेतरा। और दूसरा बना दुर्ग। समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट, हाँ डायरेक्ट दुर्ग नहीं बना था, पूरा स्टोरी ही सुन लो। धमधा क्या बना? फिर प्रशासनिक ईज के लिए, सुविधा के लिए धमधा की जगह किसको बना दिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए धमधा की जगह दुर्ग को बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले रतनपुर, रायपुर, धमतरी, ठीक है कि नहीं है? फिर नवागढ़, बेमेतरा और धमधा, फिर धमधा कटा क्या बनाए? दुर्ग। इसलिए देखना जब छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, जहां धमतरी आता है ना, तो धमतरी लोकेशन को बताने के लिए धमतरी तहसील करके प्रयोग करता है कि धमतरी तहसील में ऐसा हुआ था, धमतरी तहसील की ये घटना है करके, क्योंकि उस समय धमतरी क्या बन चुका था? तहसील बन चुका था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तहसीलदारी है। क्या ध्यान रखोगे? तहसीलदारी प्रत्यक्ष
शासन जो है उसके अंतर्गत पहली प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है ना, क्लियर है ये बात, यहां तक समझे? तो ये हमने क्या किया, पहला पॉइंट देख लिया। अब देखो यहीं पर मैं आप लोग को मध्य प्रांत का गठन भी बता देता हूं। हालांकि ये घटना 1857 के बाद की है, बट प्रशासनिक बदलाव बता ही रहा हूं तो यहीं पे बता दिया जाए, ठीक है कि नहीं? क्या मध्य प्रांत का गठन, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, किस वर्ष में हुआ था? 1861। इसके पीछे की कहानी है समझना, असल में होता क्या है, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो देखते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर एक्चुअली उनकी पकड़ जो है इतनी मजबूत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उन्हें ये पता चलता है कि एक्चुअली उनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत भारत के सेंट्रल एरिया में नहीं है। तब वो लोग डिसाइड करते हैं क्या कि नागपुर प्लस उसके अधीनस्थ जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर क्या बनाया जाए, समझ में आया? नागपुर और अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना दिया जाए, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। क्लियर है कि नहीं है? सेंट्रल प्रोविंस का एक मैप आपको मैं बना के दिखा देता हूं ताकि आप लोग के ये ध्यान में रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हिस्सा था किसका, नागपुर का, और ये हिस्सा किसका था, अधीनस्थ। समझ में आया कि नहीं आया? इनको मिला के 1861 में क्या किया गया, सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। ठीक है कि नहीं है? जिले संभाग का गठन किया गया। यहाँ पर हमको मतलब सिर्फ किससे है, छत्तीसगढ़ से। तो ध्यान रखना, सेंट्रल प्रोविंस बनने के बाद 1861 में ही इस छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम था, रायपुर, फिर बिलासपुर, और क्या था, तो ये जो संबलपुर है ना, इसे तो हम छोड़ ही सकते हैं क्योंकि अब ये छत्तीसगढ़ में नहीं आता। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या हुआ, 3 जिले बने कब, 1861 में। समझ में आया कि नहीं आया? 1862 1862 सेंट्रल प्रोविंस में और जिले और संभाग बने। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बने, जिले और संभाग। तो 62 में छत्तीसगढ़ क्या बन गया, संभाग बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर। इसलिए क्या बोलते हैं, रायपुर जो है वो कमिश्नरी बना। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ संभाग बना और इस समय संभाग के लिए मुख्य ऑफिसर बनाया गया कौन, चीफ कमिश्नर। कौन बनाया गया, चीफ कमिश्नर। तो कमिश्नर का क्षेत्र कमिश्नरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो असल में 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना, संभाग के लिए अधिकारी अब कौन आया, चीफ कमिश्नर। जब जिला था छत्तीसगढ़ तो डिप्टी कमिश्नर बैठता था, जब संभाग बना तो चीफ कमिश्नर बैठा। तो कमिश्नर का क्षेत्र कमिश्नरी, इसलिए क्या बोलते हैं, रायपुर कमिश्नरी बना कब, 1862 में। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, रायपुर संभाग का गठन कहोगे ना अगर, तो रायपुर संभाग का गठन सरकार अब ये लेती है।
क्या लेती है? 1956। तो एक मजे की बात बताता हूं, बिलासपुर और रायपुर जिला एक साथ बने 1861 में और दोनों संभाग भी एक साथ बने 1956 में। दोनों संभाग भी एक साथ बने हैं कब? 1956 में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है बात? ठीक। अब इसके बाद 61 में 3 जिले, 62 में छत्तीसगढ़ क्या बना? संभाग। संभाग के लिए डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का मुख्यालय रायपुर, तो रायपुर कमिश्नरी। जिले क्या है? रायपुर और बिलासपुर, तब रायपुर बिलासपुर के लिए क्या बनेंगे? डिप्टी कमिश्नर। याद करो जिले के लिए डिप्टी कमिश्नर था कि नहीं था? बताया हूं ना। तो अब छत्तीसगढ़ के लिए चीफ कमिश्नर, रायपुर और बिलासपुर के लिए डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। तहसील के लिए तहसीलदार। कैसी व्यवस्था होगी पता है? अब अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो व्यवस्था समझ जाओगे बढ़िया से। पता नहीं तुम लोगों को कितना ध्यान है। तो संभाग के लिए क्या बन गया? चीफ नहीं, चीफ है। चीफ बोलोगे तो सस्ता हो जाएगा। जिले के लिए कौन है? ठीक है कि नहीं है? फिर तहसील के लिए और तहसील के नीचे आता था परगना। याद करो विठल राव। परगने के लिए व्यक्ति कौन था? जो आप लोग बनने की इच्छा रखते हो। नायब तहसीलदार बनने की इच्छा है कि नहीं है? किसको नहीं है? सीधा मैं डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहती हूँ सर, एंटी उंटी मेरे जीवन में चाहिए ही नहीं करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 4 चीज़ें आपको क्या करनी है? बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर है हाँ कि ना? प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक चीज़ और पढ़ाता हूँ आपको, वो है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन। कब हुआ छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन? 1905, 1905। जब क्या हुआ था? बंग भंग या बंगाल विभाजन। क्या तो समझ में आया कि नहीं आया? तो बंगाल विभाजन जब होता है तो हमारा राज्य छत्तीसगढ़, इससे लिया जाता है क्या? संबलपुर को, और किसे दे दिया जाता है? बंगाल। समझ में आया कि नहीं आया? बदले में छत्तीसगढ़ को क्या मिलता है? 5 रियासत। क्या क्या नाम 5 रियासत का? शांग बखार है, फिर क्या है? कोरिया। ठीक है कि नहीं है? अगला रियासत सरगुजा, फिर रियासत उदयपुर। 1 2 3 4 5 हो गया। उदयपुर कौन सी रियासत है? धर्मजयगढ़। रायगढ़ का जो धर्मजयगढ़ वाला एरिया है ना, वो उदयपुर रियासत है। समझ में आया? सरगुजा का उदयपुर तहसील में समझ लेना, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। क्लियर है? तो क्या हुआ? 5 ठो रियासत मिला, 1 ठो जिला गया। कभी ये सोचे हो कि 5 ही क्यों मिला होगा? 5 दिए थे, 5 मिला। सही बोल रहे हो। ठीक है। तो जब मैं आपको रियासत पढ़ाऊंगा तो इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। इसको सस्पेंस में रहने देते हैं कि 5 क्यों मिला। ठीक है कि नहीं है? ठीक। अब आगे अगला पॉइंट ध्यान रखना। एक व्यवस्था राजस्व से संबंधित, नाम इसका क्या है? ताहूददारी। याद आ रहा है? हाँ कि ना?
ताहूदारी व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? सैंडिस ने। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना, कभी अगर पूछे ना ब्रिटिशर्स का अप्रत्यक्ष जो शासन है इस समय की पहली व्यवस्था, राजस्व भी लिख सकता है, प्रशासनिक भी लिख सकता है, तब क्या लगाओगे? ताहूत। तो अप्रत्यक्ष शासन में ताहूतदारी, प्रत्यक्ष शासन में तहसीलदारी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। लोरमी और तरेंगा, ये ताहूतदारी बनती है 1826 1828। सिरपुर लवन 43 48 और सब 58 में है क्या? सिहावा, संजारी, खल्लारी। लोरमी बोले तो कौन सा जिला है? मुंगेली। तरेंगा बोले तो बलौदा बाजार, सिमगा के पास में है। समझ में आया कि नहीं आया? सिरपुर बोले तो महा, कोई है महासमुंद से? नहीं है। लवन बड़ौदा बाजार, सिहावा धामतरी, संजारी वेरी गुड, खल्लारी बालोद विधानसभा का ही नाम संजारी बालोद है, पता है कि नहीं आपको? कोई है बालोद का? नहीं है। बालोद जो विधानसभा है ना, उस विधानसभा का ही नाम क्या है पता है? संजारी बालोद। ठीक बात हो गया ये, तो ये ध्यान रहेगा। ठीक है भाई, कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स हैं उनको देख लो। सिक्के, तो ब्रिटिश कॉइन्स, अंग्रेजी सिक्के, एक में 1855 से सर्कुलेट होना चालू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद नागपुरी कॉइन्स, जो नागपुरी सिक्के थे मराठों के, वो 5 जून 1855 को बंद हो जाता है। समझ में आया? तो 1 मई को पहले, ऐसा याद रखना, पहले नया सिक्का आएगा तब ना पुराना बंद करोगे, कि पहले सीधा नोटबंदी कर दोगे, कि नोटबंदी जो है उसको क्या है कर दिया जाए और बाद में क्या किया जाएगा? नया लाया जाएगा, ताकि जो लोग जमाखोरी करके रखे हैं वो सब के सब क्या हो जाएं? गायब। ठीक है कि नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पहले नए सिक्के आए, बाद में पुराने सिक्के गए। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना, रायपुर के प्रथम पोस्ट मास्टर कौन बने? लेफ्टिनेंट स्मिथ। ल्यूटेनेंट ऐसा लिखते हैं स्पेलिंग में, एलटी लिख दोगे चलेगा। तो लेफ्टिनेंट स्मिथ क्या बन गए? तो ये बन गए पहले पोस्ट मास्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर शिक्षा, से याद रखना वर्ष 7 11 13 25।
ठीक है कि नहीं है। 1907 में क्या बना, सालेम कन्याशाला, सालेम गर्ल्स स्कूल। समझ में आया कि नहीं आया। 1911 सेंट पॉल, देखे हो ना, सेंट पॉल स्कूल देखे हो। वो स्कूल जाओगे ऐसा लगता है कि शाम को घर वापस नहीं आ पाओगे। क्यों, उसका कब कहाँ तुम्हारे ऊपर गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। जर्जर अवस्था में है वो स्कूल, भयंकर। देख लो भाई कितना पुराना है, 1911, 110 साल हो गया, मोटा मोटा नहीं हो गया। 13 क्या है, लॉरी स्कूल। लॉरी स्कूल जानते हो, किसको बोला गया, नहीं पता, कैसे लोग हो यार। सपरे, सपरे लॉरी स्कूल नाम था उसका। क्या नाम था, लॉरी स्कूल। तो एक दिन मैं जा रहा था ना, तो लॉरी स्कूल में भीषण आग लगा हुआ था, अंदर में आग लग गया था। गाड़ी खड़ी थी उसमें, तो सब लोग देख रहे थे। क्या भारत में ना प्रत्यक्षदर्शी बहुत है, वो सब लोग देखते रहे क्या हो रहा है करके, और इतना मजा लग देखेंगे, ओ माय गॉड आग लगा हुआ है। वैसे एक दिन मैं गया तो यहाँ आग लगा हुआ था एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे हो नहीं खरीदे हो, खरीदे हो, मत खरीदो, बिकट आग लग रहा है उसमें। उस दिन मैं अपने आँख से देखा, मैं जा रहा था कहाँ, यही स्मार्ट बोर्ड को देखने के लिए, पहली बार यूज़ करके देखे, लेना है करके। तो सदर में जैसे ही मैं पहुंचा ना, भयंकर भीड़, तो मैं समझा कुछ पक्का हुआ है। पास में जाके देखा तो जल रहा है धधक के। मैं बोला अरे गधे लोग, अंदर में बैटरी है, फुट फाट गया तो मर जाओ 2-4 जन। ठीक। 1925 कालीबाड़ी संस्था बनी। कब बनी कालीबाड़ी संस्था, 7/11/1325। कॉमन सेंस है, अगर थोड़ा सा मैप पता है, और ये चारों लोकेशन देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए हैं, देखे हैं ना, तो एक लाइन से है, कैसे बताऊं, 2 लाइन में है दोनों। पहले पकड़ो कहां पे, सालेम, सीधा जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, सेंट पॉल। 7 है, चलो अब दिखा देता हूं। सालेम कहां पर है, कैसे लोग सालेम स्कूल नहीं देखे हो यार, मोती बाग के सामने। आप बोलोगे मोती बाग कहाँ है, समझ में आया। और उसी लाइन में सीधा सीधा जाओगे अगर, और बाल गोपाल को क्रॉस कर दोगे और सीधा निकल जाओ, क्या आ जाएगा, सेंट पॉल। समझ में आया। फिर लॉरी स्कूल कहाँ पर है, सपरे। तो सपरे तो बूढ़ा तालाब के बगल में, वो क्या बोलते हैं, एक तो वो है ना सब स्टेशन टाइप छोटा सा, उसी के पीछे में तो है। और उसी से आगे निकल जाओगे, कालीबाड़ी पहुंच जाओगे। 1 2 3 4 7 11 13 25। और कैसे याद रख लोगे, इतना सारा फैक्ट है। अगर तमाशा नहीं करोगे तो तुम लोग तमाशा बन जाओगे, कभी याद नहीं होगा जिंदगी में। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो इसी प्रकार आज की क्लास जो है वो खत्म हम कर देते हैं, क्योंकि आप लोग का मन जो है ऐसा हो रहा है 10 बज के जान देना, 10 बज के जान देना करके बात नहीं करो आपस में। 5 मिनट रुक जाओ, फिर पूरा बात करना। नहीं तो जियो खरीद लो दोनों जन, और एक दूसरे के नंबर को ले लो, फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, डन। कल की क्लास 1857 की क्रांति से आगे पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, जब तक मेरा मन करे। ठीक, चलिए।